नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 11वां टॉपिक जो है मृदा और आर्द्रता संरक्षण, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, इसका पहला पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मृदा अपक्षेणन या भूमि अपक्षेणन लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको ओरली ये समझा देता हूँ। तो अभी कई तरह के कीटनाशक और ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग किया जा रहा है, सिंचाई भी ज़्यादा की जा रही है, तो जिसके कारण जो मृदा की क्वालिटी है ना वो ख़राब हो रही है। कई जगह ऐसा है कि सभी साधन अवेलेबल हैं, तो लेकिन वहाँ पे कोई निश्चित फसल जो है ना, जैसे गन्ना होता आ रहा है कहीं पे, तो वो कुछ समय बाद वहाँ पे गन्ना होना बंद हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि वहाँ की मिट्टी है ना, उसकी क्वालिटी है वो कम हो गई है। सबसे पहले हम लोग सॉइल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिट्टी क्या होती है। तो जो हम लोग ज़मीन की ऊपरी परत देखते हैं, अर्थ क्रस्ट के भी सबसे ऊपर वाली परत है ना, वो मिट्टी होती है जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। हम लोग जुताई करके फसल अपनी बोते हैं, और इस मिट्टी का निर्माण बहुत सालों में वेदरिंग होती है, एक प्रोसेस उसके द्वारा होता है। तो जो यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसमें हम लोग लैंड डिग्रेडेशन किन कारणों से हो रहा है, इसके प्रमुख कारण देखेंगे। तो 3 कारण मुख्य हैं जिसके कारण जो मिट्टी है ना वो ख़राब हो रही है। पहला क्या है, कृषि रसायनों का प्रयोग। दूसरा है अत्यधिक सिंचाई। पहला कृषि रसायन का मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं और फर्टिलाइजर जो यूज हो रहे हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा है अत्यधिक सिंचाई, मतलब ओवर इरिगेशन की जा रही है। ओवर इरिगेशन से भी जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो जाती है। और तीसरा है अत्यधिक उपज वाली पादप किस्मों की खेती, कि हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी जो क्रॉप्स हैं ना वो अभी उगा रहे हैं, तो उसके लिए हमको कीटनाशकों उर्वरकों की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। उसकी वजह से भी जो हमारी खेती है ना उसकी क्वालिटी या उसकी उर्वरता वो कम हो रही है। उर्वरता मतलब फर्टिलिटी। तो हम लोग ये जो तीनों हैं कारण, उनको एक एक करके पढ़ेंगे जिन कारणों से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जो पहला कारण है उसके हम लोग दुष्प्रभाव देखेंगे कि जो रसायन हम लोग यूज कर रहे हैं, केमिकल्स, उनका भूमि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें लिखा है कृषि रसायनों का प्रयोग निम्नलिखित 2 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पोषक तत्वों के पुनर्भरण के लिए, कि ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो NPK हम लोग जनरली यूज करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा है कीटनाशक रसायनों का प्रयोग फसल के कीटों को नष्ट करने के लिए। पेस्टिसाइड्स की बात हो रही है कि जो हम लोग कीटों को और दूसरी बीमारियां जो होती हैं फसलों को ना उनसे फसलों को बचाने के लिए कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं, उससे मिट्टी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब जो इसमें पहला पॉइंट था ना, रासायनिक उर्वरकों के जो उपयोग किया जा रहा है पोषक तत्वों के पुनर्भरण, मतलब रिन्यूएशन के लिए, तो उसका मिट्टी पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो पहला प्रभाव लिखा है, मिट्टी के पोषक तत्वों में असंतुलन। आधुनिक कृषि में अधिकतर रासायनिक उर्वरकों में NPK जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना उसमें यही होते हैं NPK प्रमुख। मृदा में NPK की अत्यधिक मात्रा मिलाने से पौधे मिट्टी से सूक्ष्म पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करते हैं। क्या बोल रहा है कि मिट्टी में हम लोग यदि ये फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो जो वहाँ पे फसल है ना, फसल में पेड़ पौधे लगे हैं, वो ज़मीन से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ज़्यादा मात्रा में अवशोषण करते हैं। यही लिखा है ना, सूक्ष्म पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
मिट्टी में जिंक, लोहा, कॉपर, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये माइक्रो में आते हैं, जिनकी बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप ये जिंक, लोहा, कॉपर, ये 3 एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखे हैं, और भी होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों का अभाव हो जाता है तथा मृदा की उत्पादन क्षमता घट जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? जल निकायों में सुपोषण। सुपोषण का मतलब होता है ओवर न्यूट्रिशन, कि जो वाटर बॉडीज हैं, जल निकाय मतलब वाटर बॉडीज, जैसे हो गए लेक, पॉन्ड्स और रिवर्स, इनमें ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। इसके बारे में भी बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखते हैं, वह उर्वरक जो पादपों द्वारा उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, वर्षा के जल के साथ बहकर जल निकायों में पहुंच जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं खेतों में, उनका कोई ऐसा फिक्स क्वांटिटी तो होती नहीं है कि ज़मीन को टेस्टिंग करके किसान डालते हों। इसीलिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनने लगा है कि किसान मिट्टी में उतने ही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें जितना उस मिट्टी को ज़रूरत है। तो होता क्या है कि ज़्यादा उर्वरक किसान यूज करते हैं, जिससे जितने ज़रूरी हो वो फसल में जो पेड़ पौधे लगे वो उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिए उर्वरक, मतलब पोषक तत्व उर्वरक के थ्रू, और जो एक्स्ट्रा बचे वो उनके द्वारा यूज नहीं होते हैं। और पानी, जब बरसात पानी मतलब बारिश होती है तो वर्षा के जल के साथ में ये बहकर जल निकायों में पहुंच जाते हैं। कौन? ये पोषक तत्व जो एक्स्ट्रा बचे मिट्टी में। इसके परिणाम स्वरूप सुपोषण अथवा शैवाल वृद्धि, इसी को एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जब ओवर न्यूट्रिशन होगा तो जो पॉन्ड्स और लेक्स होंगी ना, वहाँ पे एल्गल बूम्स होगा, शैवालों की अति वृद्धि हो जाएगी। इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है कि जब ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा लेक्स और पॉन्ड्स में, तो वहाँ पे एल्गी जो है ना वो ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाएगी। तो जो उसमें है, मतलब वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, वो ये पेड़ पौधे मतलब कम कर देते हैं उसकी मात्रा को, जिसके कारण उसमें जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। यही लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य समस्याएं, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से। मिट्टी में डाले गए उर्वरकों का 1/4 भाग फसल के पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, और यह मिट्टी में अवशोषित होकर भूमिगत जल तक पहुंच जाता है। ऐसे रसायनों में नाइट्रेट प्रमुख है, मतलब जो 1/4 पार्ट फर्टिलाइजर्स का पेड़ पौधों द्वारा यूज नहीं हुआ, उसमें कुछ तो बह के चला गया और कुछ ज़मीन में मिट्टी के द्वारा ना अंदर चला जाता है। जो भूमिगत जल होता है ना, उसमें चला जाता है, और इनमें नाइट्रेट प्रमुख है। तो जो इस तरह का जल है ना, इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। और आगे क्या लिखा है? पेयजल में इसकी अधिक मात्रा से बच्चों में मीथेमोग्लोबिनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में होता है। ये हो गया स्वास्थ्य समस्याएं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 देखे कि रासायनिक उर्वरकों से क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। पहला है मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। दूसरा है जल निकायों में सुपोषण। तीसरा है स्वास्थ्य समस्याएं। अब हम लोग जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, मतलब जिनको कीटनाशक बोलते हैं, उनके अधिक प्रयोग से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव है ना, उनको देखेंगे। क्या लिखा है? कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी, ये सब पेस्टिसाइड में आ जाते हैं। अलग अलग तरह के जो फफूंद और लस्सी और जो जीव जंतु होते हैं, सबको मारने के लिए हम लोग अलग अलग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। उन्हीं के बारे में लिखा है। कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी रसायनों का फसलों को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चयनात्मक नहीं होते, मतलब ये सिलेक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि यह अन्य जीवों को भी मार देते हैं तथा यह काफ़ी इसका पहले मतलब बताता हूँ कि यह अन्य जीवों को भी मार देते हैं, सिलेक्टिव नहीं होते हैं। मतलब आप जहाँ पे इन पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे, वहाँ पे हमारे जो हार्मफुल कीट या बैक्टीरिया है वो तो मरते ही हैं, लेकिन जो फ़ायदेमंद जीव जंतु हैं उनकी भी कई की डेथ हो जाती है।
क्योंकि ये ऐसा दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं कि किसको मारना है किसको नहीं मारना। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि ये जो पेस्टिसाइड है ये काफ़ी लंबे समय तक सक्रिय बने रहते हैं। मतलब ये जो पेस्टिसाइड है ना ये काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं और ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। इनके निरंतर उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनसे क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वो हम लोग ये ABCD करके 4 समस्याएं यहाँ पे लिखी हैं क्या क्या होता है। पहला क्या लिखा है ए में, ये खाद्य पदार्थों एवं पेयजल को दूषित कर देते हैं। तो खाद्य पदार्थों एवं पेयजल को दूषित कर देते हैं मतलब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ना हमारे जो फूड चेन है उसमें पहुंच जाते हैं। इनकी ज़रूरत हमको तो है नहीं, लेकिन हम यदि वो फसल खाएंगे तो हमारे अंदर भी पहुंच जाते हैं, और जो दूसरे जानवर है वो फसल खाएंगे तो उनके अंदर पहुंच जाते हैं। पेयजल को भी ये दूषित करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को। दूसरा, ये लाभदायक जीवों को मारकर प्राकृतिक पारितंत्र में असंतुलन पैदा कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि ये सिलेक्टिव नहीं होते हैं, तो कई सारे जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए जीव जंतु उनको भी मार देते हैं। तो इसकी वजह से इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाता है। तीसरा C पॉइंट क्या लिखा है, इनके लगातार प्रयोग से कीटों में धीरे धीरे इन रसायनों के विरुद्ध प्रतिरक्षा में वृद्धि हो जाती है। ये भी सुना होगा कि लगातार हम लोग किसी चीज़ का यूज करते रहते हैं तो उनमें इसके खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है कि उसका असर ना कम होने लगता है और कीटनाशक अप्रभावी हो जाते हैं, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। तो अब उन पर असर नहीं पड़ेगा तो उनकी संख्या में एकदम से बूम आ जाता है, मतलब तेज़ी से बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, इनमें से अधिकतर रसायन दीर्घ स्थायी तथा अजैव निम्नकरणीय होते हैं। दीर्घ स्थायी का मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो एक्टिव रहते हैं, और अजैव निम्नकरणीय का इंग्लिश मैंने लिख दी है नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि मतलब ये जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं और वो खतरनाक बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैव आवर्धन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बायोमैग्निफिकेशन, इकोसिस्टम, इकोटोन वाले टॉपिक में। इसके कारण खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवों में इनका सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मतलब आगे के जीव में एक को दूसरा खाता है ना फूड चेन में, तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है। आगे केमिकल्स की बात हो रही है। आगे हम लोग देखेंगे अत्यधिक सिंचाई के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें पहला है जल भराव, मतलब पानी का ठहराव यदि एक जगह हो जाता है अधिक समय के लिए। तो क्या लिखा है, उपयुक्त जल निकासी के बगैर मिट्टी की अत्यधिक सिंचाई करने से मिट्टी जल से भीगी रहती है। जलमग्न मृदा में पादप अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते क्योंकि ऐसी मिट्टी में ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो कहीं पे जल भराव की समस्या होगी तो वहाँ पे मिट्टी गीली रहेगी, तो ऐसी मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो कि पादपों की जड़ों के श्वसन के लिए आवश्यक है। तो श्वसन भी करती है ना जड़ों के थ्रू, पादप श्वसन करते हैं तो वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे। जलमग्न मिट्टी में यांत्रिक शक्ति का अभाव होता है। यांत्रिक शक्ति क्या है कि मतलब अब गीली ज़मीन जो है ना वहाँ पे पेड़ खड़े भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि मिट्टी गीली होगी तो उनकी जो स्ट्रेंथ है ना सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं। ऐसा ही होता है कि मान लो पानी दे दिया गया फसल को, उसके बाद आंधी आ गई और पानी फिर आ गया तो जो फसल है ना वो गिर जाती है। तो इसी वजह से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे गिर जाते हैं और उत्पादकता में कमी हो जाती है, तो जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जो B पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादा पानी देने से ना लवणों की मात्रा कंसंट्रेशन है वो ज़मीन में बढ़ जाता है। इसको इंग्लिश में साल्ट एफेक्टेशन कहते हैं। क्या लिखा है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भूमि की अत्यधिक सिंचाई करने पर सामान्यतया उसमें लवण एकत्रित हो जाते हैं। मतलब लवणों की मात्रा है ना वो कंसंट्रेट हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है क्योंकि जल वो तेज़ी से वाष्पित होता है, अतः लवण मिट्टी में रह जाते हैं। वाटर तो है ना वेपराइज हो जाता है, लेकिन जो लवण है वो मिट्टी में बने रहते हैं। लवण की अधिकता से
प्रभावित मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी ऐसी मृदा की वो कम हो जाती है। लवणीय मृदा में पादप पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ रहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लवणीय मृदा होती है उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से अब्जॉर्ब करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में जल अभाव का सामना करते हैं। वहाँ पे मिट्टी गीली है लेकिन पेड़ पौधे जल अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मिट्टी में नमी की अधिकता होती है। तो वो तो लिखा ही है कि हम लोग मतलब ज़्यादा जहाँ पे सिंचाई करेंगे, ओवर इरिगेशन करेंगे, तो वहाँ पे नमी तो रहेगी लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे जल अभाव का सामना करना पड़ता है उनको। ये हो गए ओवर इरिगेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है अत्यधिक उपज वाली पादप किस्मों के कारण मृदा अपक्षीणन। मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी जो क्रॉप्स होती हैं, जो ज़्यादा जिन मतलब बीजों का यूज करके ज़्यादा उत्पादन होता है, ये जो जब से हरित क्रांति हुई थी ना, तब से ज़्यादा ये हो गया है कि अब जो फसल की उत्पादकता है वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का यूज किया जाता है। तो इसके कारण जो भूमि होती है ना, उसका जो क्वालिटी है वो किस तरह से प्रभावित होती है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अत्यधिक उपज देने वाली किस्मों, इंग्लिश में बोलते हैं HYV और फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स, के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यह हाई यील्डिंग वैरायटी विभिन्न प्रजनन तकनीकों के द्वारा तैयार की जाती हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को अधिक सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटीज होती हैं ना, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्निक से बनाई जाती हैं। तो प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है लेकिन इनको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ना, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनके मतलब अधिक सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से तो सॉइल डिग्रेडेशन हम लोग ऊपर पड़ ही चुके हैं। तो इसकी वजह से मतलब HYV क्रॉप्स के यूज़ से भी जो मिट्टी है ना, उसकी फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सॉइल डिग्रेडेशन है ना, उसको हम लोग कृषि की कौन कौन सी टेक्निक का यूज करके इसको हम लोग कम कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को। 3 यहाँ पे टेक्निक्स लिखी हुई हैं। पहला जैव कृषि अथवा हरित खाद्य, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, उसी को जैव कृषि बोलते हैं। दूसरा है जैव उर्वरक, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके। तीसरा है जैविक कीट नियंत्रण, इसका यूज करके। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों को देखेंगे। तो जो पहला है वो है जैव कृषि या हरित खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या लिखा है? मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय हम प्राकृतिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम जिसमें प्रमुख है वो पाया जाता है। तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ना वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो हम लोग इस तरह की फसलों का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उर्वरकों के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में गाय भैंस का गोबर और कृषि अपशिष्टों का प्रयोग कर सकते हैं। कि मतलब जो हमको खेती के बाद खेती को हम लोग काट रहे हैं, तो उसके बाद जो बेकार भाग बचता है वो सड़ने के बाद उर्वरक बन जाता है। तो वो मिट्टी में पोषक तत्वों को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम लोग इस तरह से जैव कृषि का प्रयोग करके मिट्टी की जो उर्वरता है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है बायो फर्टिलाइज़र का यूज करके। कुछ लोगों ने बायो फर्टिलाइज़र का नाम सुना भी होगा। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीव उपजाऊ मृदा के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये मृदा की संरचना के विकास में भाग लेते हैं।
उपलब्ध पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं तथा मृदा की भौतिक अवस्थाओं में सुधार लाते हैं। सूक्ष्म जीवों की अनेक किस्मों का उपयोग खेती में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है। तो ये जो 3-4 सेंटेंस हैं इनका मतलब मैं बताता हूँ कि जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं वो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो हम लोग सूक्ष्म जीवों की कई तरह की प्रजातियों का प्रयोग करके जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है ना उसको पूरा कर सकते हैं। इन्हीं को हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अब एक तरफ से पढ़ने चले जाएं। बस ये है कि हम लोग बायो फर्टिलाइजर का यूज करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। तीसरा है जैव कीट नियंत्रण। जैविक कीट नियंत्रण प्रोसेस से भी हम लोग मिट्टी की जो उर्वरता है वो मेंटेन रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कीटों के प्राकृतिक परभक्षी एवं परजीवी पादप कीटों एवं रोगजनकों को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब हमारी फसल में कोई यदि कीट पतंगे कुछ ऐसे लग गए तो उनको हम लोग खाने वाले कीटों को यदि यूज करें तो वही है जैविक कीट नियंत्रण। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या लिखा है, ये आगे लिखा है एरो लगा कि कीटों के जैविक नियंत्रण एजेंट खाद्य श्रृंखला में प्रवेश नहीं करते या जीवों को विषाक्त नहीं करते, अतः इससे मनुष्यों को कोई हानि नहीं होती। कि ये जो जैविक कीट नियंत्रण प्रोसेस है ना, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जिस तरीके से पेस्टिसाइड है ना वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो जो लोग फसल खाते हैं उनको नुकसान करते हैं, लेकिन ये जो कीट है ना वो ऐसे तो फूड चेन में तो एंटर करते नहीं है, तो ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि कपास का कुशन स्केल कीट, ये कीट का नाम है कुशन स्केल कीट जो कपास में लगता है। इसको बड़े पैमाने पर इसके परभक्षी लेडी बर्ड बीटल के द्वारा जैविक रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे लेडी बर्ड बीटल कपास के खेतों में इसका प्रयोग करते हैं तो कुशन स्केल जो कीट लगा होता है वो उसको ही खा जाता है लेडी बर्ड बीटल। तो ये हो गया आपका लैंड डिग्रेडेशन वाला पार्ट कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन किस तरह से होता है, हम लोग उसको किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में मृदा अपरदन भी आता है कि मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है ना उसका कटाव, मिट्टी है ना कि ऊपर की लेयर जो है ना वो बह के एक जगह से दूसरी जगह या उड़ के चली जाती है ना, तो उसी को मृदा अपरदन बोलते हैं। तो वही दोनों टाइप लिखा है कि भौतिक कारकों के आधार पर जल अपरदन और वायु अपरदन, दो तरह के मृदा अपरदन होते हैं, दो प्रोसेस से। अब पहले हम लोग जल अपरदन देखेंगे, फिर उसके बाद वायु अपरदन देखेंगे। इंग्लिश में सॉइल इरोजन बोलते हैं, इरोजन मतलब कटाव। तो जल के द्वारा जो मिट्टी है उसका कटाव कैसे होता है, लिखा है बहता हुआ जल उन मुख्य कारकों में से एक है जो मृदा कणों को बहा ले जाते हैं। जल द्वारा मृदा का अपरदन वर्षा की बूंदों, लहरों अथवा बर्फ के माध्यम से होता है। तो जल द्वारा अपरदन वर्षा की बूंदों के द्वारा हो सकता है, लहरों के द्वारा हो सकता है और बर्फ़ के द्वारा हो सकता है कि बर्फ़ जब पिघलेगी तो उससे जो ऊपर की मिट्टी की सतह है ना वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होगी तो मिट्टी जो पानी है वो बहा ले जाएगा ऊपरी परत को। आगे क्या लिखा है, जल के द्वारा मृदा अपरदन की तीव्रता एवं प्रकृति के अनुसार निम्न नामों से जाना जाता है। कि जल के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है वो जो इरोजन की इंटेंसिटी और नेचर है उसके अनुसार हम लोग इन नामों से जानते हैं। तो ये 6 नाम लिखे हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए और याद रखने की ज़रूरत है, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। वर्षा बूंद अपरदन मतलब रेन ड्रॉप इरोजन, परत अपरदन मतलब सीट इरोजन, नलिका अपरदन मतलब रिल इरोजन, चौथा है नदी तट अपरदन मतलब स्टीम बेड इरोजन, पांचवा है भूस्खलन के कारण मृदा अपरदन इरोजन ड्यू टू लैंड स्लाइड, और पांचवा है समुद्र तटीय अपरदन मतलब कोस्टल इरोजन। ज़्यादातर के तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये है क्या, इसके बारे में हम लोग हल्का सा देख लेते हैं कि ये हैं क्या।
सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वर्षा बूंद अपर्दन, मतलब जो बरसात होती है ना, वर्षा की बूंदें, उनसे मृदा अपर्दन जो होता है। तो वही लिखा है, भूमि पर गिरने वाली वर्षा की बूंदें मृदा के कणों को एक से दूसरे से अलग कर देती हैं। मृदा के यह कण बहते हुए जल के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये मृदा अपर्दन इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है जैसे, वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और यदि वही बह जाएगी तो वहाँ की जो ज़मीन है वो बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वहाँ पे कुछ पैदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग मृदा अपर्दन पे बहुत ध्यान देते हैं। दूसरा है परत अपर्दन। क्या लिखा है? बहते हुए जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना परत अपर्दन कहलाता है। यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है और प्रायः दिखाई नहीं देती। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपर और नीचे वाला दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। जो ऊपर वर्षा की बूंदों की बात हो रही है वो लोकल टाइप का फिनोमिना, और ये परत दर परत फॉर्म में ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम परत अपर्दन है। ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, नाम बस याद रखिए बस। नलिका अपर्दन तो क्या होता है कि इस प्रकार के अपर्दन में कृषि भूमि पर परत अपर्दन के पश्चात उंगली के समान नलिकाएं बन जाती हैं। कि मतलब ये समझ लो आपका खेत है, तो यहाँ पे पानी जब बहेगा तो इस तरह की नलिकाएं बन जाती हैं, तो इसी को नलिका अपर्दन बोलते हैं। कि यहाँ पे एक गड्ढा गड्ढा जैसे बन गया तो मिट्टी क्या है ना, आसपास की मिट्टी इन्हीं के थ्रू बह जाती है, इसी को नलिका अपर्दन बोलते हैं। अगला क्या लिखा है? नदी तट अपर्दन। बहते हुए जल द्वारा नदियों या धाराओं के तटों से मृदा का अपर्दन नदी तट अपर्दन कहलाता है। नदी के किनारे के जो एरिया है तो उसके लिए ये यूज किया गया है, नदी तट अपर्दन। अगला है भूस्खलन के कारण मृदा अपर्दन। लैंड स्लाइड बोलते हैं भूस्खलन को, सुना ही होगा कई लोगों ने लैंड स्लाइड। तो मृदा के एक बड़े द्रव्यमान का अचानक विस्थापित हो जाना भूस्खलन कहलाता है। इसके कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है। और आखिरी है तटीय अपर्दन। तटीय अपर्दन यूज होता है समुद्रों के कोस्टल जो एरिया होते हैं उसके केस में। मृदा का तटीय अपर्दन समुद्र तट के साथ साथ होता है। यह अपर्दन समुद्र की लहरों की क्रिया एवं समुद्र की धरातल की ओर भीतरी गति के कारण होता है। कि सपोज ये आपका इंडिया है, तो ये कोस्टल एरिया जो है ना, यहाँ पे जो समुद्र की जो लहरें हैं ना वो अंदर की तरफ आती हैं, लैंड एरिया की तरफ। तो ये जो किनारे की मिट्टी का कटाव करती है ना, वही तटीय अपर्दन होता है। तो ये हो गया आपका जो जल अपर्दन है वो खत्म। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वायु अपर्दन। क्या लिखा है? वायु द्वारा मृदा का अपर्दन उन क्षेत्रों में सामान्य घटना है जहां प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है। तो सीधी सी बात है कि मृदा का अपर्दन वहाँ पे जहाँ पे घास होगी, पेड़ पौधे होंगे, तो मिट्टी वहाँ पे उड़ेगी ही नहीं हवा आंधी की वजह से। और जहाँ पे पेड़ पौधे मिट्टी नहीं होगी, जहाँ की ज़मीन बंजर होगी, वहाँ पे ज़मीन मतलब वो जो सॉइल की ऊपरी परत है ना, वो हवा चलेगी उसके साथ उड़ती है, वो धूल जिसको बोलते हैं। जहाँ प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी है, ये हो गया। इस प्रकार की परिस्थितियाँ मुख्यतः शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के साथ साथ समुद्रों, झीलों व नदियों के रेतीले तटों पर पाई जाती हैं। तो बोल रहा है कि ये रेगिस्तान, मतलब शुष्क व मरुस्थलीय क्षेत्र, रेगिस्तान की बात हो रही है। समुद्रों और झीलों और नदियों के तटों की बात हो रही है कि वहाँ पे भी रेत पाई जाती है, तो वायु द्वारा अपर्दन होता है। आगे लिखा है कि मिट्टी के कण निम्न 3 तरीकों से वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब वायु के द्वारा मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरी जगह 3 टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा जाते हैं। पहला है अवसादन। अवसादन किसको बोलते हैं? थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद हवा के साथ में उड़ना मिट्टी के कणों का, ये होता है अवसादन। दूसरा है निलंबन। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन। इसका मतलब होता है कि जो हवा के साथ में मिट्टी के कण मिल गए, वो काफ़ी दूर तक हवा के साथ चले जाते हैं, तो उसको निलंबन बोलते हैं। तीसरा है पृष्ठ विसर्पण।
इसमें अत्यधिक वेग से चलने वाली वायु के द्वारा मृदा का उड़ जाना, इसको बोलते हैं पृष्ठ विसर्पण, कि बहुत तेजी से मिट्टी मतलब आई आंधी तो उसके साथ मिट्टी उड़ गई। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।